नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम धामी श्री त्रियुगी नारायण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर समस्त प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और मंगल की कामना की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ये स्थल आध्यात्मिक शांति के साथ ही असीम ऊर्जा का केंद्र है। तो वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए केदारनाथ से प्रत्याशी आशा नौटियाल भावुक दिखाई दी और इस दौरान सीएम धामी उनको सांत्वना देते हुए नजर आए। इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि मंदिर यहाँ ले गए, मंदिर वहाँ ले गए और यात्रियों को वहाँ ले गए। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, केदार बाबा का मंदिर कहीं कभी नहीं जा सकता। इस तरह की जो राजनीति करते हैं उनको वही बाबा देखने वाला है। इन्होंने देश में भी इसी तरह की राजनीति की है और अब ये मंदिरों में राजनीति कर रहे हैं। झूठे फरेबियों के बहकावे में न आकर के केदारनाथ से सनातन को आगे बढ़ाना है और दुनिया में इस केदारनाथ की एक अलग पहचान हमको बनानी है। तो केदारनाथ से प्रत्याशी आशा नौटियाल मंच पर वो संबोधित कर रही थी जनसभा को और उस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद दिखाई दिए और संबोधित करते हुए केदारनाथ का जिक्र करते हुए आशा नौटियाल भावुक दिखाई दी। उनके आंखों में आंसू थे और मुख्यमंत्री उन्हें आश्वासन दे रहे थे और तो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है और इसी सिलसिले में सीएम धामी रुद्रप्रयाग के चोपता पहुंचे, जहां स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य रूप से स्वागत किया। सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, सुनवाते हैं आपको, सुनिए। दीदी, बुजुर्ग और नौनियालों समेत सभी तरह सेवा में स्वीकार हो। बाबा केदारनाथ की पवित्र धरती में आओ, स्वभाव में आप सबकी कृपा से मिलने वालियों, भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके बीच में केदारनाथ विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन आशा नौटियाल जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और आशा जी को आप सब लोग जानते हैं, इनके बारे में मुझे बहुत कहना नहीं है क्योंकि मेरे से ज्यादा आप सब लोग जानते हैं। आप सब लोगों ने इनको शुरुआती दिनों से देखा है, 3 दशक से भी अधिक समय से ये आप सबके बीच में समर्पित होकर इस विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और मैं आज सच बताऊं तो अपनी दीदी को बहुत भावुक होकर मैं भी सच में बहुत भावुक हो रहा हूं कि कैसी कैसी बातें यहां पर हो रही हैं। इनके मन में कभी कोई जुड़ाव नहीं रहा। जब शैला दीदी यहाँ की विधायक थी उस समय भी ये जब भी मुझसे मिलती थी हमेशा यहाँ के विकास की बातें करती थी, यहाँ की जो जन समस्याएं हैं उनकी बातें करती थी, किसी की कोई मदद है उसकी मदद की बात करती थी और हमेशा यही इनकी कोशिश रहती थी कि एक विधायक के साथ जुड़कर उनके सहयोग में क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। अब शैला दीदी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के विकास को लेकर जो उनके सपने हैं उन सपनों को पूरा करने का काम अब हमारी आशा दीदी करेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ धाम की पुण्य धरा से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसका अर्थ है कि ये आने वाले 10 साल हर क्षेत्र में उत्तराखंड के होंगे।
यानी उत्तराखंड प्रगति पर होगा, उत्तराखंड गति पर होगा, उत्तराखंड उन्नति के शिखर पर होगा। उन्होंने ये बात केवल सिर्फ कहने के लिए नहीं कही थी, वास्तविक रूप में उत्तराखंड की दशा और दिशा बदलने के लिए एक संकल्प के साथ कहा था, जिसका असर आज पूरे चाहे केदार धाम हो या पूरी केदारनाथ विधानसभा हो या पूरा उत्तराखंड हो, समूचे प्रदेश के अंदर, समूचे केदारनाथ विधानसभा के अंदर दिखाई दे रहा है। तो वहीं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है और इसी सिलसिले में रुद्रप्रयाग में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद मैथानी ने आज केदारनाथ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत के लिए जनसंपर्क किया और प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने की अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और ऐसे में उत्तराखंड की जनता एक बार फिर कांग्रेस को देखना चाहती है, क्योंकि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। तो केदारनाथ उपचुनाव में अब मात्र 3 दिन बचे हैं, क्योंकि चौथे दिन चुनाव है। तो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, लगातार अपने चुनाव प्रचार में ये दोनों पार्टियां जुट गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी उत्तराखंड सरकार पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस वार का पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में हार मान चुकी है, इसलिए बौखलाकर इस तरह के झूठे आरोप बीजेपी पर लगा रही है। उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है तो वैसे वैसे ही कहीं ना कहीं पार्टियों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मैदान में उतरी हुई है और बड़े बड़े दावे भी दोनों ही पार्टियों के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं देखिएगा कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है, जहाँ कांग्रेस लगातार बीजेपी पर कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के पास सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और वो झूठ बोलना चाहती है और झूठी कहीं ना कहीं जनता के सामने परोस रही है। लेकिन इस बार जो केदारनाथ की जनता है वो इस झूठ के पुलिंदे में फंसने वाली नहीं है, क्योंकि केदारनाथ की जनता जानती है कि 2013 की आपदा और इस बार की आपदा में कितना अंतर रहा है। क्योंकि जब 2013 की आपदा हुई थी तो कांग्रेस की सरकार थी और उस समय जो जाने गई थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से गई थी। और वहीं अब इस बार की यदि आपदा की बात करें तो इस बार आपदा में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कार्य किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उस आपदा में और इस आपदा में काफी अंतर देखने को मिला है। यही कहना कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर लगातार विकास हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास चल रहा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं केदारनाथ की जो जनता है वो बीजेपी पर विश्वास जताती हुई नजर आएगी और इस बार उपचुनाव में बीजेपी ही कहीं ना कहीं जीत हासिल करेगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस उपचुनाव में कौन विजय होता है। इंडिया वॉइस धनराजगढ़। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के सभी नेता कमर कस चुके हैं। कांग्रेस नेताओं की माने तो केदारनाथ की जनता उन्हें जिताना चाहती है और इसे लेकर इंडिया वॉइस के संवाददाता अभय कैंतुरा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से खास बातचीत की है। सुनिए। उपचुनाव का प्रचार प्रसार अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 20 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव प्रचार प्रसार में अपने को लगा दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, अब चुनाव प्रचार प्रसार अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कांग्रेस पार्टी अब अपने आप को किस स्टैंड पर देखती है? देखिए, हम चुनाव जीत रहे हैं और जीत रहे हैं बीजेपी के कुशासन के खिलाफ। हम इसलिए जीत रहे हैं कि आशा नोटियाल जो महिला मोर्चे की अध्यक्ष थी, वहाँ से वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और दुर्भाग्य से महिला होने के कर्तव्य को भूल गई थी। ना तो अंकिता भंडारी के न्याय में कुछ बोली, ना वो संतेसा में 14 साल की बेटी के बलात्कार और हत्या में कुछ बोली, ना उत्तरकाशी की हमारी गढ़वाल की 4 बेटियों का बलात्कार होने उसमें कुछ बोली, ना अपने संगठन के 2 मंडल अध्यक्षों की जमानत पे कुछ बोली, ना वो दुख संघ के चेयरमैन के द्वारा किए गए अपराध पे कुछ बोली। और जो हाथीपुर क्लब में घटना घटी, एक महिला का अपराध, रेप और बलात्कार और हत्या, उसके बाद 13 साल की बेटी का जब बलात्कार, ISBT में, इन किसी विषय पे आशा नोटियाल नहीं बोली। वो बोली तो तब बोली जब करण मेहरा अंकिता भंडारी की न्याय यात्रा गढ़वाल में निकाल रहा था, तब
मेरे पुतले उन्होंने जलाने का काम जरूर किया, लेकिन पुलकित आर्या के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकी। तो जो अपने बहन होने के कर्तव्य को भूलकर पार्टी को बड़ा महत्व देती हो, जो महिलाओं के अपराध में कुछ ना बोलती हो, जिसके महिला मोर्चे के अध्यक्ष रहते हुए उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर आ गया, ऐसी महिला को कोई पढ़ी लिखी समझदार जागरूक महिला वोट नहीं देगी, मुझे भरोसा है। अनपढ़ कुपढ़ दे सकते हैं, लेकिन जो समझदार पढ़े लिखे जिनको समझदारी है, भले ही वो स्कूल ना गए हों लेकिन समझदार होंगे, संस्कारी होंगे, वो कभी भी आशा नौटियाल को वोट नहीं देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और वहाँ इस बात को लेकर चर्चा भी है। वहाँ केदारनाथ की यात्रा को जिस तरीके से बर्बाद या खराब किया गया है उसको लेकर भी चर्चा है, और लोगों का ये कहना है कि हमारा व्यापार 40 से 50% गिरा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वहाँ नाराजी है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका असर इस चुनाव में होगा। जी, बद्रीनाथ और मंगलौर में पहले ही आप बीजेपी को झटका दे चुके हैं, क्या केदारनाथ में भी अब लगता है कि वो तीसरे झटके की तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने जिस अपने मंत्री पदाधिकारियों को वहां लगाया? देखिए, उनकी घबराहट दिखती है। 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाना, महेंद्र भट्ट का अन्य राज्यों में जाके अपील करना कि आइए हमारे को वोट दीजिए, ये संकेत करता है कि कहीं ना कहीं घबराहट है। और बीजेपी वाले ये भी जानते हैं कि जो बुराड़ी में मंदिर बन रहा था और मुख्यमंत्री ने वहां जाकर जो बातें कही कि उत्तराखंड आकर केदारनाथ अगर नहीं भी जा पाओ तो यहीं वो पुण्य मिलेगा, QR कोड को लेकर जो बातें उठी थी, उन सब को लेकर वहाँ खासी नाराजी है। अब वो कितना ही ढोल पीस लें, कांग्रेस को दोषी बताएं, कुछ बताएं, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है। जनता समझती है कि उनका नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, और वहाँ के अस्पतालों की हालत ख़राब है, डॉक्टर नहीं है तो दवाइयाँ नहीं हैं, स्कूलों में टीचर नहीं हैं, रास्ते और जो इलाके हैं वो टूटे हुए हैं। तो इन सारी बातों को लेकर वहाँ नाराजी है, और मुझे लगता है लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान देंगे। भाई जी, एक आखिरी सवाल चाहते हैं, क्या लगता है अब जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, कांग्रेस ने शिकायती पत्र भी निर्वाचन आयोग को दिया है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो सकता है? निश्चित ही, जिस तरीके से मंगलौर में भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी, और आप सब उस बात के गवाह हैं, करण मेहरा नहीं जा सकते थे, हरीश रावत वहां नहीं जा सकते थे, वहां प्रीतम सिंह जी नहीं जा सकते थे, हमारे CLP यशपाल आर्या जी नहीं जा सकते थे, लेकिन वहां हरियाणा की गाड़ियां अंदर घूम रही थी, लोगों को वोट देने से वंचित किया। पुलिस ने महिला वोटर्स को भी भगाने का काम किया, जबकि वो मुंह में नकाब लगाए हुए थी, बिना मुंह देखे हुए कैसे उनने पहचान दिया कि वो है या नहीं है? ऐसे वीडियोज हमारे पास हैं। ये साफ था कि बीजेपी ने पुलिस की मदद से, प्रशासन की मदद से मंगलौर का चुनाव जीतने की कोशिश की थी, और अब बद्रीनाथ में इस बात को दोहराने की बात हो रही है। वहां दूसरे स्टेट्स की गाड़ियां घूम रही हैं जिनमें बीजेपी के बिल्ले हैं, लेकिन उनको चेकिंग नहीं हो रही। लेकिन आम आदमी को और कांग्रेस का सामग्री के साथ कोई भी अगर वहां दिख रहा है तो उनको पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। ठीक है, तो बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मेहरा जी का कहना है कि जिस प्रकार से 2 झटके पहले लगे, इस बार तैयारी तीसरे झटके की, और केदारनाथ की जनता उन सब चीजों को जानती है और उसी के आधार पर अपना वोट कास्ट करेगी। कैमरामैन सुनील साहब, अभय कैंतरा, इंडिया वाइस, देहरादून। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून जिला प्रशासन ने देहरादून के हयात होटल में 24 घंटे बार खोलने के आदेश को निरस्त कर दिया है। आदेश की सोशल मीडिया पर और आम जनता में जमकर आलोचना हो रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन की सिफारिश के बाद आबकारी आयुक्त ने बार को दिए गए अतिरिक्त समय को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए। जिलाधिकारी समीन बंसल ने यह बताया कि मेरे कार्यभार संभालने से पहले ही बार को अनुमति देने का आदेश जारी हो गया था, जिसका पालन करते हुए होटल के बार को अनुमति दी गई थी। लेकिन नए निर्देश के अनुसार सभी बार और शराब की दुकानें 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। अगर कोई व्यापारी या दुकानदार का मालिक इसका उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बीते दिनों सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण ड्रिंक और ड्राइव होना बताया गया, जिसके कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी बार और शराब की दुकानों को समय पर बंद होने के निर्देश आला अधिकारी को दिए, यानी कि जिलाधिकारी को दिए। तो होटल हयात में बार संचालन को एक समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है। 11 बजे समय सीमा निर्धारित किया गया है, जिसके बाद अगर
तो राजधानी देहरादून भी अब दिल्ली जैसा ही बनते जा रहा है, जहां पर वायु प्रदूषण लगातार खतरे की घंटी बजाता हुआ नजर आ रहा है। एक सप्ताह में कई बार देहरादून का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 300 के करीब पहुंचा है, जो कि चिंताजनक है। यह रिपोर्ट देखिए। जिस प्रकार से राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो सूचकांक है वो खतरे की श्रेणी से ऊपर जा चुके हैं, उसी आधार पर उत्तराखंड में भी कई शहरों पर एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। देहरादून की बात करें, ऋषिकेश की बात करेंगे, काशीपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सूचकांक इसी स्तर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून में तो ये कहा जा सकता है कि खतरे के निशान के करीब सूचकांक पहुंच चुका है। पिछले 48 घंटों में ये सूचकांक 300 के करीब पहुंचा है और 300 से ऊपर ये कहा जा सकता है कि जो वायु प्रदूषण है वो खतरे से ज्यादा है। ऐसे में लोगों के लिए मुसीबत यहाँ पर कही जा सकती है। अगर जनता जागरूक नहीं हुई, विभाग की तरफ से कोई सचेत सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो फिर आने वाले दिनों में उत्तराखंड के कई शहरों का हाल भी दिल्ली के जैसा ही देखने को मिल सकता है। ऐसे में लोगों से जागरूक होने की अपील की जा रही है ताकि वायु प्रदूषण कम हो सके और वातावरण में स्वच्छता शामिल हो सके। कैमरामैन इंडिया वाइज। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रियाओं के तहत शुक्रवार को वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो गया। अब 2 दिनों तक गुप्त मंत्रों से ही बद्रीनाथ की पूजा संपन्न होगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 13 नवंबर से धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रियाएं शुरू हो गई। पहले दिन बद्रीनाथ मंदिर परिसर में स्थित गणेश मंदिर के कपाट बंद हुए और इसके बाद दूसरे दिन आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट विधि विधान से बंद हुए। शुक्रवार को तीसरे दिन धाम में वेद ऋचाओं का वाचन शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।